देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सभी सीटेट पेपर 2 प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, यानी हमारा एसएसटी कंप्लीट पीवाईक्यू 2011 से 2024 तक की संपूर्ण पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। तो आप सभी ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि हमारा पेपर अगले ही सैटरडे को है। तो उसके पर सबसे ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन, जितने भी दिन बचे, अगर आप उतने भी पेपर लगा लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा आपका। हो सकता है थोड़ी सी कमी हो तो वो पूरी हो जाए फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो जो इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के लिए। तो थोड़ा तो कर ही सकते हो कि एक लाइक एवं सब्सक्राइब। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले जो क्वेश्चन जहाँ से बंद होते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, या फिर भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, या भूकंप के प्रकार, या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। तो शिक्षण को बल देना चाहिए किस पर? तो भूकंप के दौरान जो बरती जाने वाली सावधानियाँ होती हैं उस पर जो ज़्यादा बल देना चाहिए, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो उद्यान कृषि का अधिकार, या व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, या खेती करने का अधिकार, या मछली पकड़ने का अधिकार। तो जो जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए, तो वो है 1900 दशक में, तो वो है मछली पकड़ने का अधिकार। कौन सा? मछली पकड़ने का अधिकार, यानी डी हमारा राइट आंसर है। फिर है, कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? कौन सी व्याख्या व्यवस्था का उचित प्रतीक है? तो यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो उचित प्रतीक क्या है? तो देखते हैं, इसका पहला ही राइट आंसर है कि यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। क्या? यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। फिर है आगे, तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत सरकार को, कौन सा कथन गलत है? तो भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, या स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो कौन सा कथन गलत, वो गलत पूछ रहे हैं। तो गलत हो जाएगा हमारा सी हमारा गलत हो जाएगा कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। तो सी ही हमारा राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ के देखते हैं, तो भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो वो है 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष, यानी सी हमारा राइट आंसर है। फिर है, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, या होम इंस्पेक्टर, या स्टेशन हाउस अफसर, या पुलिस अधीक्षक। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? सी ही राइट आंसर हो जाएगा, स्टेशन हाउस अफसर। कौन सा? स्टेशन हाउस अफसर। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन स्टेशन हाउस अफसर, अगर इसमें आपको लग रहा हो कि कोई और है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन सी ही लग रहा है। वैसे भी अगर आपको लगे तो ज़रूर कमेंट करना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया?
तो हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या मुहैया करवाया, तो वो है डी, यानी महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति, संसद। तो जो अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है किसे, तो वो है न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका, यानी फर्स्ट ही राइट आंसर है। फिर है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था, वो था आदिवासी एवं दलित, यानी दूसरा फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर है ना। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जा सकता है? गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जाता है। क्या? संघवाद, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, या न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, या तो इनमें से कौन है? ए बी। तो ये बी दोनों ही सही है। कौन सा? ये बी दोनों ही प्रोत्साहित करते हैं। फिर है आगे नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह विशिष्ट महानता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए तो उन्हें करना चाहिए दूसरे पे। कैसे यह ब्रिटिश महानता और विस्मय का भाव पैदा करता है, तो दूसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे, तो यहाँ पर है इतिहास शिक्षण का उद्देश्य। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, या अधिगमकर्ताओं में से अपनी क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, या भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए फर्स्ट उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प का चयन करें। तो हमारा राइट हो जाएगा ए बी डी, सी छोड़कर ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ही हमारा सही हो जाएगा कि ए बी डी, है ना। फिर है आगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। राइट, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ये डी छोड़कर, डी तो नहीं लग रहा, ए बी सी तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी सी, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे देखते हैं,
आगे है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों, या अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो सही विकल्प का चयन करना है, कौन से सही है। तो हमारा केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना, ये तो गलत है। ए सी राइट आंसर है, यानी हमारा सी ही राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए सी सही है ना। फिर है आगे, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए तो अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, या अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, या उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, या अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा, यानी अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, यानी दूसरा ही राइट आंसर है। फिर है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, C.A. बेली द्वारा लिखित एवं इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, या जेम्स मिल द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण माना जाएगा हमारा सी। कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, या सत्यनारायण कृत मणि मेखलई, या ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, या रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन। तो राइट आंसर हो जाएगा, किसको संदर्भित कर सकते हैं? वो है रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन। रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन को, है ना। फिर है आगे, तो भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए, यानी इनमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? तो A, B, D, ना कि हमारा सी नहीं आएगा। A, B, D राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों में जुड़े संदर्भ में देखना है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, तो व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, या चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो हमारा राइट आंसर जानने से पहले इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस सभी को शेयर, क्योंकि बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं, सारा का सारा डेटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। क्या? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, यानी बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।